हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज द हिंदू के दो आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट ग्रेड ऑफ कोल डज इंडिया प्रोड्यूस। इस आर्टिकल में हम कोल सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे। इंडिया में इतना ज़्यादा कोल रिजर्व होने के बाद इंडिया को क्यों कोल को इम्पोर्ट करना पड़ता है, इसके रीजंस के बारे में बात करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुका है, आपको मेंस में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होगी, कोल की क्वालिटी, कोल के ग्रेडेशन, इन सारी चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। प्रोडक्शन और रिजर्व पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है सिटीज़ वार्मिंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज के कारण सिटीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। दिल्ली ने लगातार 2 दिन तक 50 डिग्री टेम्परेचर को ब्रीच किया है। इसके रीजंस क्या हैं? अर्बन हीट आइलैंड फेनोमेना की बात करेंगे। ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, प्रीलिम्स में पेंडिंग है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनफैक्ट मेंस में दोबारा क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। ये दोनों आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करिए, मोर पे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज सर्च करिए, हम वहाँ आपको मिल जाएंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट ग्रेड ऑफ कोल डज इंडिया प्रोड्यूस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम कोल सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। मेनली जो आर्टिकल की थीम है वो क्या है? कोल के ग्रेडेशन के बारे में बात की गई है, कोल की क्वालिटी के बारे में बात की गई है, जो कि सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा कोल इंडिया इंपोर्ट करता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये। कोल सेक्टर के ऊपर आपको लगातार क्वेश्चन पूछे गए। लास्ट क्वेश्चन 2020 प्री में आया था, 2019 में आया था, उसके पहले भी कई बार आपको कोल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो प्री एस्पेक्ट भी कवर करेंगे, जैसे कि रिजर्व्स कितने हैं इंडिया में, इसके अलावा प्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रिजर्व है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्री का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल से एड्रेस होगा। प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियन ऑफ टन्स ऑफ कोल। आपको ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है 10 मार्क्स में। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं कोल के, उसके बावजूद भी हमें मिलियन ऑफ टन्स कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके रीजंस बताइए। तो ये क्वेश्चन को हम इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। शुरू करते हैं, कोल के बारे में बात कर लेते हैं। कोल की अगर हम बात करें तो ये अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है, जिसके थ्रू इंडिया ऑलमोस्ट 50% जो एनर्जी नीड है उसे फुलफ़िल कर रहा है आज भी। और फ्यूचर में भी हम ग्रीन टेक्नोलॉजी में ज़रूर जाना चाहते हैं, लेकिन कोल का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, वो काफ़ी चीपर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। बिल्कुल इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज़रूर हैं, लेकिन एज अ डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया जो है आगे फ्यूचर में भी कोल पर काफ़ी ज़्यादा रिलाय करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। ठीक, अब कोल के रिज़र्व्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोल के रिज़र्व्स में ऑलमोस्ट जो है 2018-19 का यहाँ पर डेटा की बात करें तो 319 बिलियन टन्स के अराउंड इंडिया में कोल रिज़र्व्स पाए गए हैं। और स्टेट के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये कोल रिज़र्व्स हैं? सबसे ज़्यादा कोल रिज़र्व्स झारखंड में है, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़, देन वेस्ट बंगाल एंड देन MP। ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, इसे आपको ध्यान रखना है। कोल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पी में इस बार दिख सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से कोल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो ये कुछ हमारा
स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है, कोल की जो क्वालिटी है उसके बारे में पूछा जा सकता है, कोल की जो कैटेगराइजेशन है उसके बारे में चीज़ें आपको आ सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल की बात करें तो कार्बन कंटेंट के हिसाब से कोल को क्लासिफाई किया गया है। सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट वाले कोल को क्या कहा जाता है, एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन कंटेंट 85 to 90% होता है। इससे कम कार्बन कंटेंट वाले कोल को बिटुमिनस कोल कहा जाता है। इसमें ऑलमोस्ट 60 to 80% कार्बन कंटेंट होता है। आपका थर्ड होता है लिग्नाइट और फोर्थ सबसे पुअर क्वालिटी वाला होता है पीट। ठीक, तो इंडिया में जनरली जो एवरेज क्वालिटी है वाला कोल प्रोड्यूस होता है। अगर आपको क्वालिटी के हिसाब से पूछ लिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है प्योरेस्ट कोल होता है एंथ्रासाइट, दूसरे नंबर पे आएगा बिटुमिनस कोल, थर्ड पे आएगा लिग्नाइट और फोर्थ पे आएगा पीट। क्लियर है क्या, ये भी आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। सबसे कम लो कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, पीट की होती है, फिर लिग्नाइट की होती है, फिर बिटुमिनस की होती है, फिर एंथ्रासाइट की होती है। अभी कैलोरिक वैल्यू के बारे में सबके बारे में चर्चा करेंगे जब हम ग्रेड की बात करेंगे, आर्टिकल डिस्कस करेंगे। चलो शुरू कर लेते हैं, आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल आया क्यों है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंटेक्स्ट है आर्टिकल में, उसे देख लेते हैं। आर्टिकल शुरू करते हैं। अ रिसेंट रिपोर्ट बाय द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट furnish new documents to allege that in 2014 the Adani Group claimed a low-grade coal imported from Indonesia to be high-quality coal, inflated its value and sold it to Tamil Nadu Power Generation Company। क्या है, एक रीसेंट रिपोर्ट आई है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इस डॉक्यूमेंट में ये आरोप लगाया जा रहा है कि 2014 में अदानी ग्रुप ने इंडोनेशिया से लो क्वालिटी लो ग्रेड कोल को इंपोर्ट किया था और इसी लो ग्रेड कोल को ये बताया था कि ये हाई ग्रेड कोल है और इसे तमिलनाडु के जो पावर जनरेशन कंपनी है उसे बेच दिया गया था और इसकी वैल्यू इन्फ्लेट करके बेची गई थी। तो लो ग्रेड कोल को एक गुजराती ने हाई ग्रेड कोल बना के बेच दिया। तो ये जो है अदानी की यहाँ पर करप्शन की बात की जा रही है, अदानी फर्म के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये करप्शन से ज़्यादा क्या है कि ये हाई ग्रेड कोल और लो ग्रेड कोल होता क्या है और इसे हम कैसे जो है इवेल्युएट करते हैं कि कोई भी कोल हाई ग्रेड होगा या फिर लो ग्रेड होगा। तो शुरू करते हैं। द ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू और द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल डिटरमाइंस द ग्रेडेशन ऑफ कोल। जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसके थ्रू जो है हम डिटरमाइन करते हैं कि कोल का ग्रेड क्या है, अच्छा है या फिर बुरा है। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या बताती है कि जो आपका कोल है वो कितने अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर रहा है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर रहा है जब भी हम उसे बर्न करेंगे। कोल बीइंग अ फॉसिल फ्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, ऐश, मॉइस्चर एंड होस्ट ऑफ अदर इम्प्योरिटीज़। कोल में अगर हम बात करें तो मेन जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, कार्बन। कार्बन को ही हम जला रहे होते हैं। कार्बन अगर ज़्यादा कंटेंट होगा तो कोल में प्योरिटी ज़्यादा होगी और अगर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी तो फिर इम्प्योरिटी बर्न ज़्यादा करेगी और इसके कारण जो ऐश कंटेंट है वो कहीं ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब क्या है, जो प्योर कोल होते हैं, जो बहुत हाई ग्रेड के कोल होते हैं उसमें ऐश कंटेंट और इम्प्योरिटीज़ बहुत कम होती है, लेकिन जो लो क्वालिटी या फिर लोअर ग्रेड के कोल होते हैं उसमें ऐश कंटेंट बहुत हाई होगा और उसके साथ साथ आपका जो इम्प्योरिटी होगी वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। जितना ज़्यादा कोल में कार्बन की अवेलेबिलिटी होगी उतना बेहतर उसका ग्रेड कहलाएगा। अगर हम कोल मिनिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने 17 ग्रेड ऑफ कोल कैटेगराइज किए हुए हैं। जो ग्रेड 1 है वो
कितना किलो कैलोरी आपका जो है बर्न होने के बाद दे रहे हैं, लगभग 7000 किलो कैलोरी एनर्जी जो है रिलीज हो रही है वाइल बर्निंग द कोल। और जो लोवेस्ट प्रोड्यूसिंग है उसमें कितनी आपकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी, 2200 से 2500 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से कोल को ग्रेड किया जा रहा है। हालांकि ये एकमात्र मैट्रिक है, इसके अलावा हम यूसेज के हिसाब से भी कोल की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, ग्रेडेशन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर थर्मल पावर प्लांट में कोल की ज़रूरत है या फिर ब्लास्ट फर्नेस को पावर करने की ज़रूरत है या फिर आपको स्टील प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, तो आपको अलग अलग कोल की आवश्यकता होती है। स्पेशली अगर आप जो है स्टील बना रहे हैं तो आपको कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ेगी। कोकिंग कोल इज़ द काइंड नीडेड टू प्रोड्यूस कोक विच इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर स्टील मेकिंग। अगर आप स्टील बना रहे हैं तब आपको कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है। और कोकिंग कोल होता है वो बहुत प्योर होता है, उसमें ऐश कंटेंट मिनिमम होता है। लेकिन जो नॉन कोकिंग कोल है उसमें ऐश कंटेंट ज़रूर ज़्यादा होता है, लेकिन आपके जो टरबाइन हैं, आपके जो बॉयलर्स हैं, उसके लिए जो है थर्मल पावर प्लांट के लिए हम नॉन कोकिंग कोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर है? अब इंडिया में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया में कोकिंग कोल अवेलेबल नहीं है, इसलिए जितनी भी स्टील मेकिंग कंपनी हैं उन्हें कोकिंग कोल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसमें जो एक ऑप्शन था इस क्वेश्चन में वो यही था कि स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोल की ज़रूरत होती है, इंडिया में कोकिंग कोल अवेलेबल नहीं है और इसलिए इंडिया को कोकिंग कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इंपोर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, अब इंडिया के जो कोल हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। हिस्टोरिकली अगर हम इवैल्यूएट करें तो इंडिया में जो है हाई ऐश कंटेंट और लो कैलोरीफिक वैल्यू कोल प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में जो रिजर्व्स हैं वो हाई ऐश कंटेंट वाले हैं और लो कैलोरीफिक वैल्यू वाले कोल हैं। इंपोर्टेड कोल के अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो जो एवरेज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है डोमेस्टिक थर्मल कोल की वो 3500 से 4000 किलो कैलोरी पर केजी रहेगी। कंपेयर टू अगर हम इंपोर्टेड थर्मल कोल की बात करें तो उसकी जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है उसको बर्न करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी, लगभग 6000 किलो कैलोरी पर केजी आपकी एनर्जी रिलीज होगी। चीज़ें क्लियर है क्या? तो इंडिया में जो कोल है, रिजर्व्स हैं, जो कोल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा है, कार्बन कंटेंट कम है, कैलोरीफिक वैल्यू कम है कंपेयर टू द इम्पोर्टेड कोल। चीज़ें क्लियर है? द एवरेज ऐश कंटेंट ऑफ इंडिया कोल इज मोर देन 40%। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये लाइन। इंडिया के जो कोल है उसमें ऐश कंटेंट लगभग 40% है और जो इम्पोर्टेड कोल होता है उसमें 10% से कम ऐश कंटेंट होता है। अगर ऐश कंटेंट ज़्यादा है इसका मतलब इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी, इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी इसका मतलब पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा रिलीज़ होगा, नाइट्रोजन रिलेटेड NOx और SOx ये सारे पॉल्यूटेंट भी रिलीज़ होंगे, इनके कारण पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इंडिया में अगर लो क्वालिटी कोल का इस्तेमाल लगातार करते रहेंगे तो पॉल्यूशन आने वाले समय में और बढ़ता रहेगा। तो सरकार ने क्या किया है, 1954 से ही जो कोल के प्राइजेज़ हैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश की है। सरकार ने ये किया है कि जो पावर जनरेशन है, थर्मल पावर प्लांट है, उसमें आपको कोकिंग कोल की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपको इंपोर्टेड कोल की ज़रूरत नहीं होती। इंपोर्टेड कोल जो है बहुत कॉस्टली भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ऐसे में कॉस्टली हो जाएगी। तो सरकार ने डिसेंटिवाइज किया है प्राइवेट प्लेयर को कि भाई आप लोग अपना देसी डोमेस्टिक कोल को यूज़ करें, इंपोर्टेड कोल को यूज़ ना करें फॉर पावर जनरेशन। जो कोकिंग कोल है उसे इस्तेमाल ना किया जाए। और इन्हीं सारी चीज़ों को जो है करने के लिए सरकार प्राइस ऑफ कोल कंट्रोल कर रही है। जो डोमेस्टिक कोल है उसके प्राइसेस को काफ़ी कम रखा गया है ताकि इंपोर्ट वाले प्राइस
जो आपका इम्पोर्टेड प्राइस है उसके कंपैरिजन में जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो क्या करें, डोमेस्टिक कोल के यूसेज को पर फोकस करें। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इन 2012 recommended and which still stands that about 10 to 15% blending of imported coal can usually be safely used in Indian power boilers which are designed for low quality Indian coal। जो इंडिया के पावर बॉयलर्स हैं जो कि सिर्फ इंडिया के लो क्वालिटी कोल के लिए बनाए गए हैं, उसमें आप 10 से 15% इम्पोर्टेड कोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो सेफ़ नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ क्लीन कोल। आपने सुना होगा वॉसिफिकेशन किया जाता है कोल का। बहुत सारे कोल पावर प्लांट जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उसमें वॉशिंग प्लांट्स भी लगाए जाते हैं। इंडिया के जो कोल हैं उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि उन्हें वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आखिर ये वॉशिंग करने का पर्पस क्या है? वॉशिंग करने का पर्पस है कि जो कार्बन का कंटेंट है उसे बढ़ाया जाए और जो ऐश का कंटेंट है उसे कम किया जाए। इसे हम कैसे कम करते हैं? हम ब्लोअर का यूज़ करते हैं या फिर पानी का इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू फाइन और कोर्स ऐश, जो बड़े फाइन ऐश कंटेंट है और जो कोर्स ऐश कंटेंट है उसको जो है रिमूव किया जा सके। किससे? कोल से, और कार्बन कंटेंट बढ़ाया जा सके। लेकिन इस तरह के प्लांट्स को लगाने में ओवरऑल जो कॉस्ट होती है कोल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए बहुत सस्ती, क्योंकि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पूरे देश में सभी लोगों को मिले, एनर्जी नीड्स सभी लोगों की पूरी हो सके। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि लोगों के घर इलेक्ट्रिसिटी हो तो भी वो बिजली का इस्तेमाल ना करें। दूसरा क्या तरीका अपनाया जाता है क्लीन करने के लिए कोल को? वो है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन के अंदर हम लोग कोल को डायरेक्टली बर्न नहीं करते हैं, कोल को पहले गैस में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद गैस एज अ इनपुट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी कोल गैसिफिकेशन में भी जो अपफ्रंट कॉस्ट आती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। कोल गैसिफिकेशन में होता क्या है? यहाँ पर हम जो कोल होता है उसको क्या करते हैं, हॉट प्रेशराइज एयर और ऑक्सीजन से के थ्रू जो है उसको रिएक्ट करवाया जाता है, जिसके थ्रू सिन गैस फॉर्म होती है। सिन गैस क्या होता है? CO+H2, ठीक। और थोड़ा बहुत मिक्सचर इसमें वाटर वेपर का भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। इसके अलावा स्टीम भी प्रोड्यूस होती है ना। स्टीम तो होगी ही, क्योंकि आप जो है इतना हॉट प्रेशर एयर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टीम भी जनरेट होता है। इस स्टीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और आप इस गैस को जलाकर भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रोसेस है ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट है वो बहुत अधिक आती है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा होगी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ सकती है। ये हमारा जो है क्या था, इंडिया का जो क्लीन कोल है, किस तरीके से इंडिया में क्लीन कोल प्रोसेस की जा रही है, इसके बारे में था। अब फ्यूचर ऑफ कोल की अगर बात करें तो इंडिया में जो 23-24 में कोल प्रोडक्शन हुआ है वो लगभग कितना है? 997 मिलियन टन्स। अगर आप 3-4 साल पहले की बात करें तो मैक्सिमम 500 मिलियन टन्स जो है इंडिया में कोल प्रोड्यूस हो पा रहा था। लगभग 11% की ग्रोथ हुई है पिछले एक साल में कोल के प्रोडक्शन में। और इंडिया में जो कोल प्रोडक्शन हो रहा है मोस्टली कौन करता है? वो कोल इंडिया लिमिटेड करता है और उसकी सब्सिडरीज करती है। इंडिया ने मार्च तक के इस साल में 261 टन कोल प्रोड्यूस किया है और उसमें से लगभग 58 मिलियन टन्स कोकिंग कोल है। इंडिया में कोकिंग कोल जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है, ठीक। तो आने वाले समय में इंडिया को कोल की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि मैंने इनिशियली बताया था। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि इंडिया पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का जो है टोटल जो पावर कैपेसिटी है वो कोल के ऊपर 50% से कम हो चुकी है। इसका मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका
एनर्जी मिक्स में परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। हमारी 50% के अराउंड जो एनर्जी नीड्स थी कोल से आ रही थी, पहली बार ये 50% से कम हुई है, क्योंकि धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ स्विच कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगले 10 से 15 साल कोल की ज़रूरत हमें पड़ेगी। चीज़ें क्लियर है क्या यार? इसमें कोई इशू है? तो ये बेसिकली आपका कोल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रीलिम्स में इस बार आपको दिख सकता है जो जो चीज़ें यहाँ पर पूछी जा सकती थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको और कुछ आ सकता है? इसके अलावा आपको कोल इंडस्ट्री में जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आपका आर्टिकल था। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है सिटीज़ वार्मिंग ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 मेंस के पर्सपेक्टिव से, जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा प्री पर्सपेक्टिव से इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम अर्बन हीट आइलैंड फेनोमेना के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी यूपीएससी ने मेंस में अर्बन हीट आइलैंड फेनोमेना के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, प्रीलिम्स में नहीं आया है। प्रीलिम्स के लिए हाईली इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस कंसेप्ट को समझेंगे उसके पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो रीसेंट स्टडी हुई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दिल्ली में कॉन्जिक्यूटिव डेज में 50 के अबव टेम्परेचर गया था, और ऐसे सिटीज़ में आप देखेंगे कि अर्बन हीट आइलैंड फेनोमेना के कारण जो टेम्परेचर है वो कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू द रूरल काउंटर पार्ट्स। ऐसा क्यों हो रहा है अभी बात करेंगे। आल्टर्ड थर्मोडाइनमिक aerodynamic properties of the cities tend to trap more heat, making cities warmer than rural and suburban counterparts। अल्टर थर्मोडाइनमिक के कारण एरोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ जो सिटीज़ की हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है, और इसके कारण यहाँ पर ज़्यादा आपको हीट देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण ये टेम्परेचर राइज हुआ है। अर्बनाइजेशन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों ने सबसे बड़ा रोल अदा किया है इस 50 डिग्री टेम्परेचर को ब्रीच करने में। 141 सिटीज़ का डेटा देखा गया, और नाइट टाइम में ये पाया गया कि जो एवरेज टेम्परेचर है इन सिटीज़ में वो लगभग 0.53 डिग्री पर डिकेड इंक्रीज़ हो रहा है। ये जो है क्यों हो रहा है? इसका मेन रीज़न है अर्बनाइजेशन। हैपहज़ार्ड मैनर में अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन अलोन कॉजिंग एडिशनल वार्मिंग ऑफ अबाउट 60%, और जो क्लाइमेट चेंज है वो कितने के 40% वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टिल अगर हम देखें तो अर्बनाइजेशन का जो रोल है, जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ज़्यादा है क्लाइमेट चेंज के कंपैरिजन में। अगर हम प्रॉपर अर्बनाइजेशन करते, प्रॉपर तरीके से सिटीज़ को जो है बनाया जाता, बिल्ड किया जाता, तो आज ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हीट ट्रैप हो रही हैं, जो अर्बन हीट आइलैंड जैसी फेनोमेना हो रही है, उसे कम किया जा सकता था। टायर 2 सिटीज़ की अगर बात करें जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में है, यहाँ पर ज़्यादा आपको वार्मिंग देखने को मिल रही है कंपेयर टू मेट्रो एंड मेगा सिटीज़। अब बात करते हैं कि ये अर्बन हीट आइलैंड फेनोमेना है क्या। ठीक, इसके ऊपर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम लोग यहाँ पर, ये रूरल एरिया है, यहाँ पर T1 टेम्परेचर है, और ये अर्बन एरिया है। सिटीज़ में क्या होता है, बहुत सारा एरोसॉल जनरेट होता है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग होती हैं। क्या होता है, यहाँ पर हीट आती है और हीट हो जाती है ट्रैप, रिफ्लेक्ट होती रहती है और यहीं फंस जाती है। बहुत सारा एरोसॉल होता है, तो ये एरोसॉल से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हीट क्या है, अर्बन एरिया में फंस जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, एरोसॉल इतना ज़्यादा जनरेट क्यों होता है? क्योंकि एक तो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, शॉपिंग सेंटर है, ये बहुत ज़्यादा लोग जो है
डे टाइम में फ्लोट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेंट्रेशन होता है, पॉपुलेशन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन सारे रीज़नों के कारण जो एरोसॉल जनरेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ये आपका एक सबसे बड़ा रीज़न है किसका, अर्बन हीट आइलैंड बनने का। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बहुत ज़्यादा एरोसॉल, आपकी जो हीट थी वो क्या हो जाएगी, ट्रैप होने लगेगी, और ओवरऑल जो टेम्परेचर होगा इस सिटी का वो कहीं ज़्यादा होगा। जनरली क्या होता है कि जो रूरल एरिया है वहाँ चूँकि ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं कहाँ पर आती हैं, रूरल एरियाज़ में आती हैं और क्लीन कर देती हैं, पॉल्यूटेंट्स भी लेके जाती है, और आपके जो हवाएं हैं, जो टेम्परेचर है सिटीज़ का उसे भी कम कर देती है नाइट टाइम पे। लेकिन क्या हो रहा है, अर्बन हीट आइलैंड फेनोमेना होने के कारण ये जो रूरल एरिया से हवाएं आ रही हैं वो हवाएं भी नहीं आती हैं, और इन कारणों से यहाँ जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर नाइट टाइम की बात करें, रूरल एरिया का टेम्परेचर T1 है और T2 टेम्परेचर सिटीज़ का है, तो अगर आप T1 - T2 करेंगे तो लगभग 8 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस आपको दिखेगा। सेम लेटीट्यूड में रूरल एरिया में 8 डिग्री टेम्परेचर कम होगा नाइट टाइम में, और यही टेम्परेचर 8 डिग्री अधिक होगा। अब जब नाइट टाइम में ये जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होता है नाइट में, और इस तरीके से आपका क्या बन जाती है, एयर ऊपर जाके इस तरीके से टावर टाइप का बना लेती है, और उसके बाद जब कन्वेक्शन होता है तो आप जानते हैं गर्म हवाएं ऊपर जाएगी, अपने साथ जो है मॉइस्चर लेके जाएगी। एक हाइट पे जाने के बाद जो मॉइस्चर होगा वो थैली फटेगी और प्रेसिपिटेशन होगा, पानी ज़रूर गिरेगा, लेकिन जो रेनफॉल होगी वो सिर्फ ह्यूमिडिटी बढ़ाएगी, क्योंकि पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा होगी नहीं। ये वैसी वाली बात है जैसे कि आपने गरम तवे में रोटी रखी, रोटी बनाई और उसके बाद 4 बूंद पानी डाल दिया, आप देखते हैं कि पानी से कैसी भाप निकलती है। बिल्कुल उसी तरीके से जब ये पानी आपके दिल्ली या मुंबई जैसी सिटीज़ में गिरता है तो एकदम भाप निकलती है, ह्यूमिडिटी होती है और वार्मनेस और बढ़ जाती है, नाइट और अनकंफर्टेबल हो जाती है। आपने देखा होगा कि आप थोड़ी देर भी एसी नहीं चला रहे हैं, कूलर तो काम करता ही नहीं है, पंखा तो सिर्फ गर्म हवा देता है, अगर एसी नहीं चला रहे हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्बन हीट आइलैंड फेनोमेना बोलते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? इसी फेनोमेना को आपको यहाँ क्या करना था, डिफाइन करना था। यही क्वेश्चन मेंस में आया हुआ था। मेंस में आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सिटीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है, इसके रीजंस बताइए कंपेयर टू रूरल काउंटर पार्ट। ठीक है, आपको डायरेक्टली नहीं तो अर्बन हीट आइलैंड इनडायरेक्टली आ सकता है, प्री में तो आ ही सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।